नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पति के अत्याचारों से परेशान होकर पत्नी ने किया ऐसा काम कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था। रसोई में अदरक की चाय और पकते पराठों की खुशबू फैल रही थी। रूही बड़ी तेजी के साथ हाथ चलाती हुई नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी कमरे से एक गुस्से भरी कड़कती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रूही, रूही, कहाँ वर्गी, जल्दी यहाँ आओ। आवाज इतनी कड़क और तलक थी कि उसका दिल सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी पराठा सेक कर तवे से उतारा, गैस बंद की और हाथ पहुंचते हुए कमरे की तरफ भागी। उसके कमरे में पहुंचने से पहले ही वो फिर से गरज पड़ा। रुई, सुनाई नहीं देता कि तुम्हें? जी क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पहली आवाज में मेरे सामने हाजिर हो जाया करो। कहते हुए रोहित ने अपनी शर्ट उठाई और रूही की तरफ फेंकते हुए बोला, आज मुझे शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है, इसे अच्छे से प्रेस कर दो। रूही ने जल्दी से रोहित की शर्ट उठाई और उसे प्रेस करने लगी। तभी बाथरूम से रोहित की आवाज आई, अरे रूही, तौलिया क्यों नहीं रखा? जल्दी तौलिया लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। रूही प्रेस छोड़कर जल्दी जल्दी तौलिया लेकर दौड़ी दौड़ी बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने तौलिया अंदर बढ़ाया और रोहित से बोली, ये लो। ये भी तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? रोहित ने खींचते हुए तौलिया झपटा। रूही शर्ट प्रेस करने के लिए पलटकर जल्दबाजी में आगे बढ़ने लगी तो पैर पलंग के कोने से टकरा गया। दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कराते हुए पैर को सहलाया और फिर तुरंत शर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी नजर शर्ट पर पड़ते ही वो सन्न रह गई। शर्ट का एक हिस्सा जल चुका था। हे भगवान, अब क्या होगा? रूही के होठ फड़कने लगे। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रोहित बाहर आ गया। मेरी शर्ट तैयार है? उसने गुस्से में पूछा, लेकिन रूही कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही रोहित ने जली हुई शर्ट देखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुमने ये क्या कर दिया? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। रोहित ने गुस्से से कहा। सॉरी, वो गलती से। रूही ने सफाई देने की कोशिश की तो रोहित चिल्लाया, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। तभी पास के कमरे से ज्योति, रोहित की बड़ी भाभी, बड़ी शान से अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में अजीब सी आत्ममुग्धता थी। अरे देवर जी, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? एक शर्ट ही तो जली है और आपको तो पता ही है कि इस बेचारे से कोई काम ढंग से हो ही नहीं पाता। मैं अभी आपके भैया की शर्ट लेकर आती हूँ, आप वह पहनकर ऑफिस चले जाना। वैसे एक बात कहूँ, अगर आपने मेरी बहन के साथ शादी की होती तो बात कुछ और होती। ज्योति ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। उसकी बातों के पीछे छिपा व्यंग रूही के दिल में चुप गया। रूही की आंखें अब पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने आंसुओं को रोक कर रखा। ज्योति के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी बसर गई। रूही ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश की। आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझसे आराम से भी तो बात कर सकते थे ना। क्या हर बात पर चिल्लाना जरूरी है? ये सुनते ही रोहित ने रूही की ओर घोटते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इसमें भी गलती मेरी है? नहीं, मैं दोष नहीं दे रही, बस ये कह रही हूँ कि रूही ने संभालते हुए कहना चाहा, पर रोहित का क्रोध से लाल हुआ चेहरा देखकर उसकी आवाज टूटने लगी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए? रूही के बाल पकड़ते हुए रोहित बोला। छोड़िए मुझे, कहते हुए रूही ने बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपने बाल छुड़ाए। मैं भी इंसान हूं, इस तरह का व्यवहार सहन करना
अब मेरे बस की बात नहीं है। रूही की आवाज रुआसी हो गई। रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अच्छा, क्या करोगे तुम? बोलो ना, कहते हुए रोहित ने एक के बाद एक जोरदार तमाचा रूही के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। रूही का सिर चकराने लगा। वो सदमे में थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ा 5 साल का वंश ये सब देख रहा था। जहां एक तरफ उसकी मां सहमी हुई खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर अपने पापा की आग उगलती आंखें देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो उसे मार ही डालेंगे। उसकी मासूम आंखें पिता की इस हरकत से डर और दर्द से भर गई। वह दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचा और उसके गले से लिपट गया। पापा, आप मम्मी को मत मारो, वंश चिल्लाया। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। रोहित वंश की आवाज सुनकर गुस्से से तमतमाते हुए बोला, अपनी मां की तरह बहुत बोलने लगा है तू भी। लगे हाथ आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा ही देता हूं, कहते हुए वो जैसे ही अपने बेटे पर हाथ उठाने लगा तो रूही उसके आगे आ गई। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, रूही ने वंश को अपने सीने से लगाते हुए लगभग चीखते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। इधर रोहित गुस्से से उबलते हुए रूही को बुरी बुरी गालियां देने लगा और कुछ देर बाद कोई दूसरी शर्ट पहनकर गुस्से में उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद करने की आवाज के साथ घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रूही घुटनों के बल बैठ गई और वंश को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वंश ने रुआसी आवाज में पूछा, लेकिन रूही के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों देर तक एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। रूही वंश को सहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। रूही की आंखों में बीते वक्त की यादें तैरने लगी। रूही एक साधारण और संस्कारी लड़की थी। जब वो केवल 10 वर्ष की थी तो उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने की थी। चाची को उससे कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन चाचा उसका बेहद ख्याल रखते। पढ़ाई पूरी करने के बाद रूही एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। जल्दी से एक अच्छा लड़का देखकर उसके हाथ पीले करना चाहते थे उसके चाचा। वही रोहित रमाकांत जी का छोटा बेटा था। रमाकांत जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके रहते ही उनके छोटे बेटे का विवाह कर दिया जाए। रमाकांत जी और रूही के चाचा महेश जी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। एक बार महेश जी के घर रमाकांत जी ने रूही को देखा। रूही अच्छी पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ ही साथ घर के काम में भी वो सुगड़ थी। रमाकांत जी उसकी शालीनता और व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर अपने बेटे रोहित के लिए उसका हाथ मांग लिया। महेश जी भी इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। रोहित की भाभी ज्योति, जो एक काबिज और चालाक व्यक्ति तत्व की महिला थी, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि रोहित की शादी उसकी छोटी बहन नीतू से हो। ज्योति को लगता था कि उसकी बहन घर पर उसका वर्चस्व बनाए रखने में मदद करेगी। ज्योति ने रमाकांत जी से कहा, पापा जी, रूही भले ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी बहन से उसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर रोहित तो अच्छा पढ़ा लिखा है और खूब अच्छा कमाता है। रोहित जैसा लायक लड़के के लिए लड़की भी लाखों में एक होनी चाहिए। लेकिन रमाकांत जी ने ज्योति की बातों को नजरअंदाज करते हुए रोहित को इस रिश्ते के लिए मना लिया। रोहित और रूही की शादी धूमधाम से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद रूही ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि रोहित ये चाहता था कि उसकी पत्नी घर पर रहकर घर का काम संभाले।
रूही ने पूरी कोशिश की कि वो घर के सभी सदस्यों को खुश रखे। उसने ज्योति की भी इज्जत की और उसे हमेशा बड़ी बहन का दर्जा दिया। लेकिन ज्योति को रूही का ये व्यवहार दिखावा लगता था। उसे बात मंजूर नहीं थी कि रूही घर में सबका प्यार और सम्मान पा रही है, इसलिए वो हमेशा रूही को नीचा दिखाने की फिराक में रहती थी। एक दिन जब रूही अपने मायके गई हुई थी तो ज्योति को मौका मिल गया और रोहित के पास आकर बोली, देवर जी, आप तो बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं। ये रूही आपकी बराबरी की नहीं है। कहाँ आप इतने स्टाइलिश और हैंडसम, और कहाँ मैं साधारण सी दिखने वाली लड़की। रोहित ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सोच पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे रोहित का व्यवहार रूही के प्रति कठोर और रूखा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे डांटना, ताने मारना और कभी कभी हाथ उठाना भी आम हो गया था। रूही इस बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। उसने कई बार रोहित से बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित का जवाब हमेशा कटु और आक्रामक ही रहा। इस बारे में रूही ने जब अपनी सास से बात की तो सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह हैरान रह गई। बहु पति पत्नी के बीच तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। किसी तीसरे के सामने रोना रोने की बजाय इन बातों को कमरे के भीतर ही सुलझाना चाहिए। इतना कहकर उसकी सास ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उसके ससुर रमाकांत जी उसकी हालत समझ पा रहे थे। अक्सर वह अपने बेटे रोहित को अकेले में समझाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन रोहित एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। इधर रमाकांत जी जो दिल के मरीज थे, एक दिन उन्हें दिल में तेज दर्द उठा। इससे पहले कि घर वाले उन्हें अस्पताल पहुंचा पाते, वो भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद जैसे रोहित को खुली छूट मिल गई अपनी मनमानी करने की। शादी के करीब 1.5 साल के बाद रूही ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे लगा था कि अब रोहित के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन शायद ये उसका वहम ही था। अब रोहित हर रात को शराब पीकर घर आता। दरवाजा खोलती शराब की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती। रूही पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और रात को अपने बेटे वंश के साथ जागती रहती, लेकिन रोहित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप इतनी देर रात तक बाहर रहते हैं, पीकर आते हैं, कम से कम थोड़ा तो ख्याल रखें। एक दिन रूही ने हिम्मत जुटाकर कहा। क्या कहा? किस बात का ख्याल करूं मैं? अरे मैं काम करता हूँ, घर चलाता हूँ, और तू क्या करती है? रोटियां पकाती है और बच्चे को संभालती है। तुझे मेरी कद्र करनी चाहिए। तू मेरे घर में रहती है, मेरे पैसों पर पलती है और मुझे सिखाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। रोहित ने चिल्लाते हुए पास रखा गिलास जमीन पर पटक दिया और रूही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पति के व्यवहार से परेशान रूही ने पूरी रात जागते हुए काटी। अगली सुबह जब रोहित सो रहा था, रूही रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब उसकी जेठानी ज्योति वहां गई। अरे रूही, रात को फिर कुछ हुआ क्या? गाली गलौज की आवाज तो मेरे कमरे तक आ रही थी। ज्योति ने एक मुस्कुराहट के साथ व्यंग्य करते हुए कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा और सिर झुकाए अपना काम करती रही। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम इस घर के लायक ही नहीं हो। ना तो तुम अपने पति को संभाल पा रही हो, ना ही घर को। भाभी प्लीज, मैं पहले बहुत परेशान हूं। रूही ने धीमे स्वर में कहा। परेशान? परेशान तो रोहित है तुम्हारी वजह से। उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। कहकर ज्योति अपना नाश्ता उठाकर चलती बनी। रूही के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, लेकिन अपना दिल हल्का करता भी तो कैसे? कुछ सोचकर उसने एक बैग में अपने और अपने बच्चे के कपड़े पैक किए और चुपचाप अपने मायके चली गई। रूही के मायके पहुंची तो उसे लगा था कि शायद उसे सहारा मिलेगा, उसकी तकलीफ को समझा जाएगा। लेकिन जैसे उसने अपनी चाची और चाचा के सामने अपनी व्यथा रखी, उनकी प्रतिक्रिया ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। थोड़ी देर तक चाचा चाची एक अलग कमरे में बातें करते रहे
और फिर बाहर निकलकर उसके चाचा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो बेटी, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। कभी कभी बार गुस्से में आवाज ऊंची हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात को इतना बढ़ाया जाए। तुम्हें समझना चाहिए कि ये सब सहन करते हुए अपने सभी फर्ज निभाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। रूही अचंभित रह गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी चाची ने आगे बढ़कर कह दिया, देख रूही, लड़कियों का घर तो उनका ससुराल ही होता है। अब तू लड़ झगड़ यहाँ आकर बैठ जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमने अपनी बेटी का भी ब्याह रचाना है, जैसे भी करके अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाओ। चाची ने ठंडे स्वर में कहा। रूही का धैर्य जवाब दे गया। अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, चाचा, लेकिन मैं उस नर्क में वापस जाना नहीं चाहती। तो उसके चाचा ने गुस्से में कहा, बस अब और बहस मत करो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। कल सुबह वापस अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। ठंडे दिमाग से काम लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात रूही बहुत देर तक छत को घूरती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन्होंने दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। अगली सुबह रूही चुपचाप अपना बैग उठाकर ससुराल लौट आई। दरवाजा खोलते ही ज्योति की चुपती हुई आवाज सुनाई दी, अरे आ गई भानानी, चाचा जी 2 दिन भी नहीं रख पाए तुम्हें। रूही ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि ज्योति को जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद के दिन रूही के लिए और भी कठिन हो गए। अब रोहित और ज्योति दोनों समझ गए थे कि रूही को मायके से कोई सहारा नहीं मिलेगा। रोहित का रवैया और कठोर हो गया। वो अब ना केवल हर रात शराब पीकर आता, बल्कि जानबूझकर रूही को और अपमानित करने के लिए परिवार के सामने भी उसे खरी कोटी सुनाने लगता। लेकिन एक दिन वंश बीमार पड़ गया। पूरी रात बुखार में तपते बेटे के साथ रूही जागती रही। उसने रोहित को कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने झुंझुलाते हुए कहा, मुझे सोने दे, वैसे भी ये सब तेरा काम है, मेरा नहीं। अगली सुबह जब रूही ने अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने की बात कही, तो रोहित ने स्पष्ट सा जवाब देते हुए कहा, डॉक्टर के पास जाना है तो ऑटो करके चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। भीतर तक टूट चुकी थी रूही। उसने डॉक्टर के पास जाकर वंश का इलाज करवाया। अपनी इसी जिंदगी को ही वो अपनी नियति मान बैठी थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। परंतु आज जब शर जलने की बात पर रोहित हैवानियत पर उतर आया था और रूही के साथ जिस तरीके से उसने मारपीट की थी, उसे देखकर उसका बेटा वंश आज बुरी तरह से सहम गया था। मां के साथ चिपका हुआ वह डर के मारे बस कांपता ही जा रहा था। वंश की हालत देखकर रूही सोचने लगी कि आखिर खुद को और अपने बच्चे को इस नर्क जैसी जिंदगी से कैसे छुटकारा दिलाऊं। थोड़ी देर में उसने अपना फोन उठाया और कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप हो रही बातचीत को पढ़ने लगी। हर साल उसकी कॉलेज की सहेलियां एक गेट टुगेदर अरेंज करती थी। आज भी उसी विषय में बातचीत चल रही थी। वो हमेशा उस गेट टुगेदर में जाने के बारे में सोचती थी, लेकिन हर बार मानक के डर से मना कर देती। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बीते और आज गेट टुगेदर का दिन था। रोहित के जाने के बाद रूही भी तैयार हो गई और वंश को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सहेलियों से मिलने पर उसके चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल उससे मिली तो देखते ही बोली, रूही ये तुम हो? तुम्हें हो क्या गया है? कभी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन कहलाती थी तुम, और अब तो चेहरे से रौनक ही गायब है। पहले तो रूही ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान पायल की नजर उसकी गर्दन और बाजुओं पर पड़ी। ये निशान कैसे है रूही? पायल ने पूछा तो रूही झेप गई, लेकिन सहेलियों के बार बार पूछने पर
उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सारी कहानी बयां कर दी, किस तरह वो पिछले कई सालों से रोहित के अत्याचार से रही है। सुनकर पायल के आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ देर वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर इंद्र स्वर में बोली, रूही, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपने साथ साथ अपनी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने अपने हिटलर पति का फरमान मानकर नौकरी छोड़ दी। अरे, तुम आज के जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो, फिर कैसे इतना अन्याय सहन कर सकती हो तुम? पायल की बातें सुनकर रूही चुप थी, लेकिन उसकी एक एक बात सीधा उसके दिमाग पर चोट कर रही थी। जहां बाकी सब लोग नाच गा रहे थे, वहीं पायल और रूही अपनी बातों में व्यस्त रही। घर लौटते समय पायल ने उसे अपनी गाड़ी से छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसे इतना अवश्य कह गई कि किसी भी समय जरूरत हो तो मुझे याद करना। घर लौटते समय रूही के दिमाग में कुछ हलचल सी थी। वो घर पहुंची तो ये देखकर उसने रात की सांस ली कि रोहित अभी तक घर नहीं आया है। कहीं उसे पता चल जाता तो रूही की खैर नहीं थी। अगली सुबह वंश को स्कूल भेजने के बाद रूही रोहित के लिए नाश्ता बनाने में जुट गई। तभी रोहित कमरे से बाहर आकर नाश्ता करने जा रहा था कि अचानक ज्योति कमरे के अंदर आई। देवर जी, अपनी पत्नी को काबू में रखो, कल पूरे दिन गायब थी महारानी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर गई कहाँ थी? ना जाने कहाँ मटर गश्ती करती फिर रही थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इतनी छूट भी अच्छी नहीं है देवर जी। लेकिन देवर जी, आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा, मैं तो बस आपको बता रही थी कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। ये बात सुनते ही रोहित की आंखें अंगार उगलने लगी। वो तेज कदमों से चलकर रूही के पास गया। रूही उस समय रोटी पका रही थी, तो उसका मुंह दूसरी ओर था। रोहित ने पीछे से उसके बाल पकड़े और घसीटता हुआ उसे रसोई से बाहर ले आया। मुझे बिना बताए तू घर से बाहर कैसे गई थी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? किससे मिलती है मेरे पीठ पीछे? वो मैं अपनी सहेलियों से दर्द से करहाती हुई कहने लगी तो रोहित चिल्लाया, मेरी जानकारी के बिना गई कैसे? इस घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो इससे पहले कि रोहित कुछ और कह पाता और उसका मोबाइल फोन बज उठा। उसके ऑफिस से फोन था। इन सब बातों में वो भूल गया था कि आज उसे जल्दी जाना था। रोहित ने रूही को झटके से जमीन पर पटक दिया और बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। रूही का शरीर दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसके मन में जो आग लग रही थी, उसने उसे उठने और कुछ करने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला किया कि अब उसे अपने बेटे की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रूही ने घर के काम खत्म किए और अपने पुराने लैपटॉप को चालू किया, अपने सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और रिज्यूम को अपडेट किए। उसने ये तय कर लिया था कि अब वो आत्मनिर्भर बनेगी। उसने शहर के हर कॉलेज स्कूल की वेबसाइट पर जाकर नौकरी की वैकेंसी कंगालनी शुरू की, परंतु देखा कि जहां भी वैकेंसी थी वहां एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मांग थी, लेकिन उसके पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, बल्कि अब तो 7 वर्षों का लंबा अंतराल आ चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कई जगहों पर ईमेल और आवेदन भेजे। शाम के समय रूही लैपटॉप पर नजर गड़ाए नौकरी के किसी संभावित जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर तेज आवाज हुई। रूही चौंकी, दरवाजा खोला तो सामने ही रोहित खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। रूही ने लिफाफा लिया और अंदर जाकर उसे खोला। उन कागजों में लिखा हर शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। तलाक। रूही ने कांपते हुए कहा, हाँ रोहित। रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, और ये भी जान लो कि वंश अब मेरे पास रहेगा
क्योंकि तुम बेरोजगार हो, कुछ काम धंधा कहीं करती हो, इसलिए उसकी देखभाल करने के काबिल नहीं हो तुम। रूही ने कागजों की ओर देखा, फिर मासूम से वंश के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए। एक दिल तो किया कि बुक्का फाड़ कर रो पड़ी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर आज हार गई तो वंश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। उसने संयम से काम लिया और रात भर यही सोचती रही कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह उसने पायल को फोन किया। पायल, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। रूही की आवाज कांप रही थी। क्या हुआ रूही? पायल की आवाज में चिंता झलक रही थी। रोहित ने मुझे तलाक देने के बारे में सोचा है और वो वंश को मुझसे दूर करना चाहता है। मैं अपने बच्चे से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी पायल। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हो सके तो मेरे लिए किराए पर एक छोटा सा घर ढूंढो। तो पायल ने तुरंत जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, और किराए का घर ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ रह सकती हो, हमारे घर पर। नहीं पायल, पहले मेरे ससुराल वाले मुझ पर उंगली उठाने में देर नहीं करती। अगर मैं तुम्हारे घर पर आई तो मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए वो लोग इस बात को कोर्ट में मेरे खिलाफ प्रयोग करेंगे। कोई बात नहीं रूही, मैं तुम्हारे लिए किराए का घर ढूंढती हूँ, और कोई फिक्र मत करना। यही समय है जब तुम्हें खुद को साबित करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ रूही। पायल ने उसी दिन अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर ढूंढ दिया। रूही ने अपने बेटे के कपड़े पैक किए और वंश को तैयार किया। साथ ही साथ अपने पास इकट्ठा किए हुए कुछ पैसे उठाकर मौका देखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गए। शाम को रोहित घर लौटा। हमेशा की तरह उसने रूही को आवाज लगाई, रूही पानी लाओ जल्दी। लेकिन घर में सन्नाटा था। किचन में झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने वंश के कमरे में झांका, वो भी खाली था। फिर वो वापस अपने कमरे में आया तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उसने लिफाफा खोला और अंदर से रूही का लिखा हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, रोहित, मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए, हर ताने हर दर्द को सहती रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। तुमने हमेशा मुझे कमजोर समझा, लेकिन अगर मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, तुम्हें जो करना है करो, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी रोहित। रूही का पत्र पढ़कर रोहित का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो बौखलाकर सोफे पर बैठ गया। उसने तो रूही को धमकाने के लिए तलाक के कागज तैयार करवाए थे, लेकिन अब उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ चुका था। काफी देर तक रोहित इसी सोच विचार में डूबा रहा, लेकिन घर के सभी सदस्य खाना खाकर सोने जा चुके थे। देर रात जब रोहित को भूख लगी तो उसने रसोई में जाकर देखा, वहां एक थाली में ठंडी रोटियां और सब्जी रखी थी। उसने चुपचाप मन मारकर वही उठाकर खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसकी पसंद की सब्जी के साथ गर्मा गर्म रोटियां पकाकर खिलाने वाली रूही जो नहीं थी उसके पास। अगले दिन भी सब कुछ घर में सामान्य तरीके से चल रहा था, बस आज रोहित कड़कती आवाज पूरे घर में नहीं गूंज रही थी। अब वो बहुत उदास रहने लगा था, लेकिन वो भी अकड़ में था कि रूही को फोन करके नहीं बुलाएगा। लेकिन अपनी पत्नी की कमी उसे अंदर ही अंदर इतनी खल रही थी कि उसको ऑफिस के काम पर ध्यान ही नहीं था। उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद उसे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसे कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़नी पड़ी। वहीं किराए के छोटे से घर में रहते हुए रूही ने महसूस किया कि परेशानियां उसकी ताकत को परखने आई हैं। अपने बेटे को सुरक्षित बचपन और उज्जवल भविष्य देना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था, लेकिन पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। रूही ने फिर से कई स्कूलों और कॉलेजों में नौकरी के लिए आवेदन भेजी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। तो पायल ने उसे हौसला देते हुए कहा, रूही, कहीं नौकरी नहीं मिल रही
तो ना सही, इतना याद रखो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? रूही ने पूछा। मतलब ये कि अगर बाहर दरवाजे बंद हैं तो क्यों ना तुम खुद अपनी किस्मत का दरवाजा खोलो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर इंसान में हुनर हो तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी पहचान बना सकता है। रूही, तुम्हारा पढ़ने का तरीका हमेशा से बेहतरीन रहा है। क्यों ना तुम बच्चों के सिलेबस पर आधारित वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालो। मेरी बात पर विचार जरूर करना। पायल के जाने के बाद रूही खुद से ही बोली, सुझाव तो अच्छा है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह अपने आप ही निकल आती है। रूही ने अपना स्मार्टफोन उठाया और घंटों मेहनत करके वीडियो बनाने की तकनीक सीखी। 12वीं के बच्चों की परीक्षा नजदीक थी। इस टेस्ट ने सबसे पहले 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए टॉपिक ढूंढे। अगले दिन रूही ने पायल के साथ मिलकर वीडियो बनाने की तैयारी की। पायल ने कैमरा सेट किया और रूही ने पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और पढ़ाने का तरीका इतना सरल कि जटिल से जटिल विषय भी बच्चों के लिए आसान हो गए। पहला वीडियो अपलोड करते समय रूही के मन में संकोच था। क्या कोई इसे देखेगा? उसने पायल से पूछा तो पायल ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि लोग खुद से खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। बस धैर्य रखो रूही। कुछ ही दिनों में वीडियो पर अच्छे व्यूज आने लगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए। एक ने कहा, आपका तरीका बहुत अच्छा है, प्लीज अगले टॉपिक पर जल्दी वीडियो बनाइए। तो किसी ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरे बच्चों का डर खत्म कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट से उसका कमेंट बॉक्स भर गया। रूही की आंखों में चमक लौट आई। उसने और वीडियो बनानी शुरू की और विषयों का विस्तार से समझाने लगी। दिन रात की परवाह ना करते हुए उसने मेहनत जारी रखी। 1 महीने के अंदर ही हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। कुछ समय बाद सोशल मीडिया से होने वाली आमदनी ने रूही को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उसने वंश का एक बेहतर स्कूल में दाखिला करवाया और खुद भी नए कोर्स इसके जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाने लगी। उधर रूही के घर से निकलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। ज्योति रसोई में बर्तन पटकते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। रोहित आया और बोला, भाभी अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? तो ज्योति ने गुस्से में पलटकर कहा, नाश्ता? हाँ, क्यों नहीं? अब मैं यहाँ सबकी नौकरानी तो बन गई हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। हद हो गई है, कितना काम करूं? घर में जब रूही थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी वक्त सासू माँ ने अपने कमरे से आवाज लगाई, ज्योति मेरी दवाई और चाय नहीं दी अभी तक? ज्योति चिढ़कर बोली, मुझसे नहीं होता, आप अपने बेटे से कहिए कि कोई काम वाली लगा ले। माँ ने गुस्से में रोहित को आवाज दी तो रोहित देख क्या रहा है, कुछ करता क्यों नहीं? रूही को वापस बुला ली, इससे पहले कि ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। तो रोहित भड़का, मैं उसे नहीं बुलवाने वाला। वो खुद गई है तो अपने आप ही वापस आएगी। और आप चिंता मत करो माँ, थोड़े दिनों में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं उसे। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने जाकर दरवाजा खोला और कुछ देर बाद उसकी तेज आवाज सुनाई दी, रोहित बाहर आओ, तुम्हारे लिए क्या आया है? रोहित तेज कदमों से बाहर आया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी ज्योति ने उसे एक कागज थमाते हुए कहा, तलाक के कागज हैं, साइन करके भेजे तुम्हारी पत्नी ने, अब भुगतो अपनी करनी। ज्योति ने तीखे स्वर में कहा। कागज देखते ही जैसे रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि रूही ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामला कोर्ट में गया। पहली सुनवाई में ही रूही ने बताया कि कैसे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
रोहित के वकील ने रूही पर शब्दों से प्रहार करते हुए कहा, मैडम आपने शादी से लेकर 7 साल तक कोई शिकायत नहीं की, अचानक अब तुम्हें तकलीफ कैसे हो गई? रोहित ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैंने अपनी शादी बचाने के लिए सब कहा, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा और इस कदम को उठाने के लिए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों ने ही मजबूर किया है। रोहित के वकील ने रूही पर बदचलन और लापरवाह मां होने के आरोप लगाए, जो महिला खुद ही घर छोड़कर चली गई। इसका चाल चलन ही ठीक ना हो, ऐसी मां को बच्चे की कस्टडी कैसे दी जा सकती है? लेकिन रूही ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उसने गवाह और मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जो उसके साथ हुई घरेलू हिस्से को साबित कर रहे थे। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वंश को कोर्ट में बुलाया गया। वो अपनी मां का हाथ पकड़कर अंदर आया था। जज ने उसे प्यार से पूछा, बेटा आप किसके साथ रहना चाहते हो? वंश ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। पापा मम्मी को बहुत मारते थे, उन पर जोर जोर से चिल्लाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। रोहित ने वंश की ये बात सुनी तो उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर उठा। उसके केस जीतने की उम्मीद अब ना के बराबर थी। अगली सुनवाई में नतीजा आना था। अब रूही ने इंस्टॉलमेंट पर अपना एक छोटा सा घर भी खरीद दिया और अपने बेटे वंश के साथ वहां शिफ्ट हो गई। केस की अंतिम सुनवाई से ठीक एक दिन पहले रूही के पास रोहित का फोन आया। उसने फोन उठाया तो रोहित ने कहा कि वो एक बार उससे मिलना चाहता है, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, रूही ने साफ शब्दों में कहा। लेकिन रोहित ने एक अंतिम बार उससे मिलने की इच्छा जताई तो रोही उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। करीब 10 मिनट के बाद रोहित रूही के घर बाहर खड़ा था। घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी जिस पर रूही का नाम लिखा था। उसने बैल बजाई तो रूही ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने को कहा। रोहित अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। घर भले ही छोटा था, लेकिन पूरी तरह सुव्यवस्थित था। घर में सभी तरह की सुविधा का सामान था। क्या बात करनी थी? रूही ने सीधे सवाल किया। रोहित ने अपने स्वर से नरमी लाने की कोशिश की। रूही, मुझे तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट चाहता हूं तुम्हारी। रूही, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में तुम्हारी कितनी अहमियत थी। तुम्हारे बिना घर बिखर गया है रूही। माँ बीमार है और भाभी हर रोज झगड़ा करती है। और सच कहूं तो कोर्ट में जो कुछ भी वंश ने मेरे लिए कहा, उसके पास ही तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है रूही। तो रूही ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अब जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गई है, तब तुम्हें मेरा और वंश का ख्याल आ रहा है? नहीं रूही, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तलाक का मामला छोड़ दो, मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं रूही। और वंश के बारे में भी तो सोचो, उसे भी अपने पिता की जरूरत है रूही। हाँ, सही कहा तुमने, वंश को अपने पिता की जरूरत है, लेकिन ऐसे पिता की जो उसका आदर्श बने। तुम्हारे जैसे पिता जो अपनी पत्नी का अपमान करता हो, उसे डराता हो, उसके साथ मारपीट करता हो, उसका आदर्श कभी नहीं बन सकता। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं रूही, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर तुम लोग मुझे एक और मौका दोगे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। रूही ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। मौका हर दिन तुम्हारे लिए मौका था रोहित, लेकिन तुमने हर बार उसे बर्बाद किया। रूही ने दृढ़ स्वर में कहा, माफी का सवाल तब होता है जब कोई गलती अनजाने में होती है, लेकिन तुम्हारी गलती जानबूझकर की गई थी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती रोहित, और सच कहूं
तुम्हें इस जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जा सकते हो। रोहित ने एक अंतिम नजर वंश पर डाली और भारी मन से घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, जब औरत साहस और आत्मसम्मान से आगे बढ़ती है तो वह ना केवल अपनी कहानी बदलती है बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। रूही ने साबित कर दिया था कि हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने का हक है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।